हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एक सिंपल से टॉपिक के बारे में जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दी आयनिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर से। तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी आयन का, लेट इट बी कैटायंस, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द कैटायंस अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द कैटायंस प्लस एनायंस। ठीक है, और जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, तो हम कहते हैं कि फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम वहां पे एक नॉट लगाते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन द आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो for anions what we can write the transport number of anions at infinite dilution is also equal to the ionic mobility of anions at infinite dilution upon the ionic mobility of cation plus ionic mobility of anion at infinite dilution. Let it be equation number 2. ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ionic mobility है, ठीक है, the ionic mobility of any ion at infinite dilution that is directly proportional to the equivalent conductance of that particular ion at infinite dilution. ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ा था कि ionic mobility of any ion at infinite dilution is equal to the equivalent conductance of that particular ion at infinite dilution upon 96,500. ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि जो ionic mobility है that is directly proportional to the equivalent conductance of that particular ion at infinite dilution. ठीक है, सो हम यहां पे जहां पे हमने आयनिक मोबिलिटी लिखी है हम वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। सो हमारा जो रिलेशन बन के आएगा दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली वी हैव द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस at infinite dilution will be equal to the ionic, or you can say the equivalent conductance of anion at infinite dilution upon the equivalent conductance of cations plus equivalent conductance of anions at infinite dilution. Let it be equation number 4. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं पहले इक्वेशन नंबर 3 की। हमने कॉलार्स लॉ में स्टडी किया हुआ है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है cations प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ anions at infinite dilution that is equal to the equivalent conductance of that particular electrolyte at infinite dilution. ठीक है, so where we have the sum of the equivalent conductance of ions, ठीक है, we can put the lambda naught. ठीक है, so from equation number 3 we can say that the transport number of cations at infinite dilution is equal to the ionic conductance of cations at infinite dilution upon the equivalent conductance of that particular electrolyte at infinite dilution. ठीक है, so from this we can say कि जो इक्विवेलेंट और यू कैन से द आयनिक कंडक्टेंस है कैटायंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज इक्वल टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहां से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है कैटायंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस at infinite dilution plus transport number of anions at infinite dilution that is equal to the 1. ठीक है, the sum of the transport number of cations and anions that is equal to 1. From this we can say the transport number of cations at infinite dilution will be equal to the 1 minus transport number of anions. ठीक है, so we can directly put the value of Tc naught here. So we have the lambda C naught is equal to 1 minus Ta naught into lambda naught. ठीक है, तो हम इसको भी यूज करके इजिली जो है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 4, सो वी कैन राइट the transport number of anions at infinite dilution that is equal to the ionic conductance of anions at infinite dilution upon the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution. Similarly, the ionic conductance of anions will be equal to the transport number of anions at infinite dilution into the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution. ठीक है, that is known as limiting equivalent conductance. Clear? And from this we can also say that the ionic conductance at infinite dilution of anion will be equal to lambda naught into 1 minus Tc naught. ठीक है, यही से हमने
टी ए भी निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी नॉट। ठीक है, तो इसको हम यहां से पुट करके ये भी निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन जिसमें हमने देखा कि आयनिक मोबिलिटी जो कि ट्रांसपोर्ट नंबर से रिलेट करती है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर अल्टीमेटली जो है इक्विवेलेंट कंडक्टर से भी रिलेट कर जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर पता हो और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस पता हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता हो, तो हम इजीली उनकी जो है आयनिक कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी भी सॉल्यूशन की जो आयनिक कंडक्टेंस है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, उस पर क्या फर्क पड़ता है विस्कोसिटी का। ठीक है, जब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, तब हम क्या मानते हैं कि जो दूसरे आयन्स हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी का एक पर्टिकुलर आयन की आयनिक मोबिलिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वहां पे जो फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी का फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसलिए हमें यहाँ पे विस्कोसिटी का देखना पड़ेगा कि विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट करती है किसी भी सॉल्यूशन की आयनिक मोबिलिटी को और अल्टीमेटली उनकी आयनिक कंडक्टेंस को। ठीक है, सो बात करते हैं कि जब कोई भी आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी आयन जो है मूव करते हैं तो उस पे दूसरे आयंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, दूसरे आयंस का इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल होता है। तो इफेक्ट किसका पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, एंड वी नो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर आयन विच इज मूविंग, ठीक है, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होती है, दैट इज गिवन बाय द स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ which says that the force of friction which is acting on the ion which is moving in a solvent that is equal to 6 pi eta r v। ठीक है, अब v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, सो वी कैन से दैट वी हैव रिलेशन दैट इज f is equal to 6 pi eta r u i naught। ठीक है, दैट इज u i naught क्या है यहाँ पे हमारे पास, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द आयंस। ठीक है, सो व्हाट इज r here, the r is the ionic radius, r is the ionic radius, eta is the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity of the solvent, and what is ui naught, ui naught is the ionic mobility of the ions, ionic mobility of the ions। ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको मेंशन करते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम आगे लेटर ऑन यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। सो अब बात करते हैं कि सपोज हमारे पास जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें आयंस मूव कर रहे हैं, उसके अराउंड हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेट इट बी v है। सो लेट अ पोटेंशियल ऑफ V volt is applied to the electrolytic solution, ठीक है, तब उसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो वहां पे ड्राइविंग फोर्स होगी जो आयंस को मूव करने में हेल्प करेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स विच हेल्प्स टू मूव द आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड, दैट इज गिवन एज F is equal to ZeV upon L। ठीक है, तो what is L? L is the distance which is covered by the particular ion from one electrode to the other electrode, and Z क्या है, the charge। ठीक है, charge on the ion, and E is the electronic charge। ठीक है, so this is the force। so now this is force of friction, this is also force of friction। ठीक है, so ये दोनों हम इक्वेट करते हैं। from these two we can say that the 6 pi eta r u i naught is equal to ZeV upon L। ठीक है, that is ZeV upon L है। and we also know that the ionic mobility at infinite dilution is also equal to the equivalent conductance of that particular ion at infinite dilution upon 96,500 coulomb। ठीक है, that is 96,500 coulomb। अगर हम इस ui naught की वैल्यू उस रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है that 6 pi eta r lambda I naught upon 96,500 is equal to ZeV upon L। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हम ईटा को और लैम्डा I naught को एक साइड पे रखते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, ZeV into 96,500
500 अपॉन 6 पाई R एंड L। ठीक है, अब इसमें अगर हमारा L और V कांस्टेंट हो जाएं तो ये सारी राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? जो Z है दैट इज आयनिक चार्ज, वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो भी कांस्टेंट है, ये जो टर्म है 96,500 ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, 6 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, और R जो है दैट इज आयनिक रेडियस वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ इफ V एंड L हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, in that case we can say that the eta into lambda I naught is equal to constant. ठीक है, and we also know that from the Collard's law that is lambda naught is equal to lambda C naught plus lambda A naught. ठीक है, lambda C naught plus lambda A naught. तो अगर हम इसको यहां पे पुट कर दें, so we can say that the eta lambda C naught plus eta lambda A naught is equal to lambda eta is equal to constant. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। क्लियर? सो दिस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन और दिस प्रोडक्ट इज वैलिड फॉर द लार्ज आयंस। ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर द लार्ज आयंस, वैलिड फॉर द लार्ज साइज आयंस। ठीक है, लार्ज आयंस। ओके, so this is also valid for the small ions which are dissolved or which are moving in a solvent other than water. ऐसा क्यों? क्योंकि हर आयन की डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट एक्सटेंट पे क्या होती है, सॉल्वेशन होती है। तो जिससे क्या होता है कि उनका जो इफेक्टिव साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो डिफरेंट एक्सटेंट पे होता है। ठीक है ना, अब एक पर्टिकुलर आयन है, जब उसको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या करते हैं, उसको वहां पे सॉल्वेट करते हैं, मींस उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। जब इंटरेक्ट करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, उसके अराउंड क्या है, अकोमोडेट हो जाते हैं। जब अकोमोडेट हो जाते हैं तो उस आयंस का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट आयन जो है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या होते हैं, सॉल्वेट होते हैं। ठीक है, तो हर आयन का जो साइज है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक इंक्रीज होगा। ठीक है, कहीं पे बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, कहीं पे छोटा हो जाएगा डिफरेंट सॉल्वेंट में। ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द आयंस। क्लियर? तो उस केस में जो इफेक्टिव साइज है वो डिफरेंट होगा। क्लियर? तो उस केस में ये इक्वेशन वहां पे वैलिड हो जाएगी। बट अदर देन वाटर के केस में हम मान के चलते हैं कि उनकी जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम सी होती है। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा सबका साइज है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो वहां पे ये प्रोडक्ट जो है वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर ईदर फॉर द लार्ज आयंस, और अगर आयंस छोटे हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्वेंट कौन सा है और वहां पे उस सॉल्वेंट की कितनी ज्यादा सॉल्वेशन हो रही है और उनका इफेक्टिव साइज कितने एक्सटेंट तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो इफेक्टिव साइज ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो आयंस हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे भी ये इक्वेशन जो है वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। यहां पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।